हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। आज 10th क्लास का केमिस्ट्री का ये चौथा वीडियो है। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण का ये चौथा पार्ट है। और जितना भी जो इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, जितना भी टॉपिक और जितना भी सिलेबस, वो सब NCERT पे बेस्ड पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका ये चौथा पार्ट है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ा था वो पीएच स्केल के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में, और उसके बारे में जाने थे कि पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होता है, और 7 से जितना अधिक होगा उसका क्षारीयता उतना ही बढ़ते जाएगा, और 7 से जितना कम होगा उसका अम्लीयता बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे देखिए 7 से कम है, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्लीयता बढ़ रही है, और 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीयता बढ़ रही है। ठीक है, 11, 12, 13, 14 होने पर वो प्रबल क्षार हो जाता है, और 8, 9, 10 रहने पर वो दुर्बल क्षार हो जाता है। ठीक है, और इधर वही बात है, 4, 5, 6 रहने पर दुर्बल अम्ल रहता है, लेकिन वही कुछ ज़्यादा कम हो जाता है तो वो प्रबल अम्ल में बदल जाता है। जीरो, अगर किसी चीज़ का पीएच मान 0 है तो समझिए कि अत्यधिक प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हम लोग पीएच मान और पीएच स्केल के बारे में जाने थे, तो इसका थोड़ा सा रिवाइज हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट कि सामान्यतः पीएच मान सार्वत्रिक सूचक पीएच पेपर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पीएच मान है वो हमेशा सामान्यतः, मतलब जनरली हम लोग पीएच पेपर से ही उसका पीएच मान निकालते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, और यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, पीएच चार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, आपको सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए आप इसको लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो रंग, कौन से रंग का पीएच मान कितना होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, गाढ़ा लाल, इसका जो पीएच मान होगा वो 0 होता है। लाल का पीएच मान 1 होता है, और गहरा लाल का पीएच मान 2 होता है। नारंगी लाल का 3 होता है, नारंगी का 4 होता है, और नारंगी पीला अगर बोल दिया तो उसका 5 हो जाएगा, और हरित पीला बोल दिया तो उसका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी है वो 7 से कम है, इसलिए इसको अम्लीय की श्रेणी में रखा गया है। और हरा जो है, हरा, इसका जो पीएच मान होता है उसका 7 होता है। ठीक है, और 7 है वो उदासीन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 वो उदासीन होता है। ठीक है, हरित नीला का 8 होता है, पीएच मान 8 हरित नीला का, और नीला का 9, गहरा नीला का 10, और जामुनी रंग का पीएच मान 11, और गाढ़ा जामुनी का 12, और बैगनी का 13, और बैगनी दो चीज़ का दिया 13 और 14 भी होता है बैगनी का। ठीक है, तो 13 और 14, और इस 7 से अधिक है इसलिए इसको क्षारीय श्रेणी में रखा गया। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू एक संख्या होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू जो होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब 0 से लेकर के 14 तक, वो एक संख्या होती है। पीएच वैल्यू एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि पीएच वैल्यू एक संख्या होती है। ठीक है, वो आप लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे कि जिसे सब देखिए पीएच वैल्यू है, ये सब संख्या है, और ये सब संख्या जो है वो पदार्थ का अम्लीयता और उदासीन और क्षारीयता का पहचान करवाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे पॉइंट करके लिखा हुआ है। एक चीज़ और आप लोग समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, अब हो सके तो नोट कर लीजिएगा, साथ में लिखते हैं। देखिए किसी अम्ल
किसी अम्ल तथा क्षारक, किसी अम्ल तथा क्षारक की शक्ति, किसी अम्ल तथा क्षारक की शक्ति, किसी अम्ल तथा क्षारक की शक्ति उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित क्रमशः, उसमें उपस्थित क्रमशः हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं H+ से, ठीक है, तथा हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH-, ठीक है, की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि किसी अम्ल तथा क्षारक की शक्ति उसमें उपस्थित क्रमशः हाइड्रोजन आयन जो H+ से प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करता है कि कोई अम्ल और क्षारक की शक्ति कितना है। जैसे जो जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल प्रबल होता है, ठीक है, और जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देगा वो दुर्बल अम्ल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे प्रबल अम्ल का उदाहरण देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जा चुका है, ठीक है, इस वीडियो में नहीं, मतलब इस चैप्टर में आपको बताया जा चुका है, ठीक है। प्रबल अम्ल का जो उदाहरण है HCl है, H2SO4 है और HNO3 है, ठीक है। ये जो तीन जितना हम लिखे हैं ये 3 एग्जाम्पल प्रबल अम्ल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि निम्न में से प्रबल अम्ल कौन है, तो यही 3 को ऑप्शन में से कोई एक रहेगा, ठीक है। जैसे HCl और H2SO4 और HNO3 ये तीनों जो है वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए प्रबल अम्ल में आता है, ठीक है। दुर्बल अम्ल के बारे में भी आपको पूछा जाता है, तो दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल देख लीजिए। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है CH3COOH, CH3COOH, H2CO3, H2SO3, ठीक है, H2SO3, ये सब जितने भी हैं वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे प्रबल अम्ल जो है वो जल में घुलकर जो तेजी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा H+ मतलब हाइड्रोजन आयन देता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है, और कम देता है वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। उसी प्रकार क्षार में भी होता है, जैसे जो क्षार जल में घुलकर तेजी से या ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे देखिए OH- की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात जो जल में तेजी से घुलकर OH- दे उसको प्रबल क्षार कहेंगे और जो कम दे उसको दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे देखिए प्रबल क्षार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो तेजी से जल में घुलकर OH- दे, ठीक है, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन दे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं प्रबल क्षार का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रबल क्षार की श्रेणी से, ठीक है। ये दोनों जैसे ये प्रबल अम्ल बोले उसी प्रकार दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार ये प्रबल क्षार के बारे में भी आपसे पूछा जाता है और दुर्बल क्षार के भी बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दुर्बल क्षार, ठीक है, दुर्बल क्षार का जो एग्जाम्पल होगा, ये सब जितना भी एग्जाम्पल आपको लिखा जा रहा है वो आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। दुर्बल क्षार जो है CaOH2, ठीक है, NH4OH, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं, CuOH2, ये जितने भी हैं वो दुर्बल क्षार हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको बताया गया यहाँ पे
जितना भी आपको बताया गया है ये सब एग्जाम्पल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, कि कौन दुर्बल अम्ल है, कौन दुर्बल क्षार है, ठीक है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन प्रबल क्षार है। तो ये जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे सब चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है सारणी 2। सारणी 2 है जिससे यहाँ पे कोई विलयन लिया हुआ है और विलयन का पीएच का रंग कैसा होता है, पीएच का रंग और पीएच का मान यहाँ पे दिया हुआ है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे लार, खाना खाने से पहले जो हम लोग का मुंह में जो लार होता है सलाइवा, उसका खाना खाने से पहले उसका जो रंग होता है वो हरित नीला होता है और लगभग उसका पीएच मान 8 के लगभग होता है। ठीक है, जो 8 है तो 7 से ज़्यादा अर्थात वो क्षारीय प्रकृति का हो गया। ठीक है, और वही सलाइवा खाना खाने के बाद हरित पीला हो जाता है। ठीक है, रंग उसका, और उसका जो पीएच मान हो जाता है वो 6 हो जाता है, अर्थात वो अम्लीय हो जाता है। नींबू का रस लाल होता है। ठीक है, पीएच का रंग लाल हो जाता है। पीएच का रंग कहने का मतलब जो पीएच अगर स्केल पे आप रखिएगा तो नींबू का रस जो है वो लाल हो जाएगा और उसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 2 होता है और उसका प्रकृति अम्लीय होगा। रंगहित वातीय पे गाजर का रस, कॉफ़ी, टमाटर का रस, नल का जल। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आप अगर देखना चाहें तो आप एक नज़र देख सकते हैं, वो आपके सामने है। ठीक है, ये ऊपर का जो 3 था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको बताया गया है। ठीक है, आप गाजर का रस का भी ध्यान में रख सकते हैं कि गाजर का रस का पीएच का रंग हरित पीला होता है, उसका जो लगभग पीएच मान होता है वो 6 होता है और उसका प्रकृति कैसा होती है तो अम्लीय होती है। ठीक है, टमाटर के रस के बारे में भी आप देख सकते हैं, नारंगी होती है 4 और अम्लीय उसकी प्रकृति होती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक में अंतर इस चार्ट में आपको बताया गया है, और अम्ल और क्षारक में अंतर आपको शायद 2 या तीसरा वीडियो में आपको बताया गया था। अम्ल और क्षारक के बारे में अंतर, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अम्ल एक तरफ अम्ल है और एक तरफ क्षारक है। ठीक है, तो अम्ल है कि इसका स्वाद खट्टा होता है, लेकिन क्षारक का स्वाद कैसा होता है तो खारा होता है, अर्थात खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनीला या ABR और BRB, इसके बारे में आपको बताया गया था। ABR और BRB अर्थात एसिड ब्लू टू रेड करता है और बेस जो है वो रेड टू ब्लू करता है। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, लेकिन ये उल्टा करता है, ये लाल को नीला बना देता है। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल करता है, मेथिल ऑरेंज को लाल करता है, लेकिन ये जो मेथिल ऑरेंज है उसको पीला कर देता है। ठीक है, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल है तो H+ ही देगा, और वही क्षारक है तो वो OH- देता है कुछ में, तो जल में घुलकर। ठीक है, यह क्षारक को उदासीन कर देता है। क्षारक जो है उसको उदासीन कर देगा। अगर क्षारक क्षारीयता बढ़ चुका है तो आप अम्ल मिला दीजिए तो उसका क्षारक को उदासीन कर देता है, लेकिन वही क्षारक है वो अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अम्ल और क्षारक में अंतर है, और क्षार और क्षारक में भी अंतर होता है, जो इस ये वाला चार्ट में आपको बताया गया है। ठीक है, क्षारक और क्षार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। ठीक है, तो क्षारक और क्षार के बारे में भी आपको बताया गया है काफ़ी डिटेल से। तो यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए कि सभी क्षारक, जितना भी क्षारक है वो जल में विलय नहीं होता है, लेकिन क्षार जो है सभी क्षार जल में विलय होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होता, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। एक कुछ पॉइंट है जो आपको समझना है, सिर्फ देखना है। ठीक है, और समझना है। अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, ये शायद प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा संभावना नहीं का है, लेकिन आप एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, इसीलिए आपको एक भी पॉइंट ना छूटे, इसके लिए आपका जो पूरा सिलेबस वो ध्यान से करवाया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब पीएच वैल्यू अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। ठीक है, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, या कहीं कहीं पे इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो पढ़िए इसको। हमारे दैनिक जीवन में
पीएच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे पाचन तंत्र में पीएच की भूमिका, ठीक है। पीएच मान की वजह से ही हमारे पाचन तंत्र में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मुंह के पीएच मान में परिवर्तन से दंत क्षय होना, ठीक है। 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय होने लगता है पीएच का मान, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ दिया हुआ है। पेड़ पौधा एवं विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए भी उचित पीएच का बने रहना आवश्यक होता है, ठीक है। यह चीज़ दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। अगला बात है, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। हमारे शरीर का पीएच मान लगभग स्थिर रहता है, ठीक है। हम लोग का जो अर्थात मानव का जो शरीर का पीएच मान लगभग स्थिर रहता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास करने का मतलब परिसर के बीच कार्य करता है, ठीक है। जो हमारा शरीर है वो कहाँ से कहाँ तक कार्य करता है, तो 7 से 7.8 तक, ठीक है। पीएच के मान में कमी होने से अर्थात 7 से 7.8 से कम होने से हमारा जो शरीर है वो अम्लीय हो जाता है, और पीएच के मान में वृद्धि होने से शरीर क्षारीय हो जाता है। अम्लीय एवं क्षारीय दोनों अवस्थाओं में बुखार लगने की संभावना रहती है, ठीक है। अगर हमारा शरीर में अम्ल की मात्रा पीएच की मात्रा बढ़ जाए या कम जाए, अर्थात अम्लीय हो जाए हमारा बॉडी या क्षारीय हो जाए, दोनों स्थिति में हमको बुखार लगने की संभावना रहती है, ठीक है। बुखार लगने की संभावना रहती है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। जब वर्षा के जल मान पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तब उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे ऐसे बोलते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा के कारण ही आजकल बोला जाता है कि जो ताजमहल है उसकी सुंदरता घटती जा रही है। तो उसका एक कारण ये भी है कि वो अम्लीय वर्षा आजकल हो जा रहा है, इसकी वजह से उसकी सुंदरता घट रही है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा कहेंगे किसको, जब वर्षा का जल का मान पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन, ठीक है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में बह कर जाता है तो नदी में प्रवाहित होता है, तब नदी के जल पीएच मान कम हो जाता है, ठीक है, जिससे नदी में जलीय जीवधारियों का जीना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट है जो आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है, ठीक है। पढ़िए इसको। मिट्टी उर्वरता में पीएच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक निश्चित पीएच परास की आवश्यकता होती है, ठीक है। मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति है उसमें पीएच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अच्छी उपज करना है तो पौधे को एक निश्चित पीएच परास की आवश्यकता होती है, और पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी अर्थात उपजाऊ मिट्टी के पीएच 7 से 7.6 तक होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट अच्छा है कि उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 7 से 7.6 तक होना चाहिए, ठीक है। किसी खेत या बगीचे की मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करने के लिए खेत में या बगीचे में से विभिन्न स्थानों पर जमीन के अंदर लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई से खोदकर मुलायम मिट्टी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब किसी खेत या किसी बगीचे की ज़मीन का मतलब पीएच वैल्यू अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए बोला जा रहा है कि उस जगह पे जा कर के 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई खोदकर मुलायम मिट्टी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इकट्ठा कर ले। अब एक परख नली है, उसमें लगभग 2 ग्राम नमूने की मिट्टी लेकर उसमें लगभग 5 ml जल मिलाकर घोल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब कुछ देर परख नली स्टैंड में रखकर स्थिर छोड़ देते हैं। जब स्थिर छोड़ दीजिएगा तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगा। जब मिट्टी के कण परख नली के नीचे भाग में बैठ जाता है तब ऊपर साफ द्रव निथार कर अलग कर लिया जाता है। जैसे किसी परख नली में मिट्टी का जो घोल है, जब उसको थोड़ी देर रखिएगा तो मिट्टी स्वाभाविक है कि नीचे बैठ जाएगा, और जो ऊपर जो पानी बच जाएगा उसको पानी को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे बात बोला जा रहा है।
ऊपर से साफ द्रव निथार कर अलग कर छन्न पत्र से छान लेते हैं, ठीक है, उसको छान लेते हैं और छने द्रव की जांच पीएच पेपर से करते हैं। पीएच एक पेपर आता है, यदि पीएच का मान 7 से कम आता है तो समझिए कि मिट्टी अम्लीय है, और अगर पीएच का मान 7 से अधिक आता है तो समझिए कि मिट्टी क्षारीय है, ठीक है। पीएच का मान 7 आने पर मिट्टी उदासीन है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है कि अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक हो गया तो वो क्षारीय होगा। मिट्टी का अम्लीय या क्षारीय, मिट्टी का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होना यह उस खेत में लगाए जाने वाले फसल या पौधे पर निर्भर करता है, ठीक है। जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है, तो खेत में बिना बूझा हुआ चूना, जैसे CaO, इसका बिना बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला है CaO। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जब मिट्टी आपका, आप चेक किए परख नली में, अगर आपका मिट्टी का जो पीएच मान है वो अम्लीय है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो खेत में बिना बूझा हुआ चूना और बूझा हुआ चूना या चौक CaCO3 जैसे क्षारकों का उपयोग कर मिट्टी को उदासीन बना देना चाहिए, ठीक है। मिट्टी को जो है वो उदासीन बना देना चाहिए ताकि मिट्टी उपजाऊ बन जाए, ठीक है। समझ में आ गया। अगर मिट्टी अम्लीय हो चुका है तो उसमें क्या क्या मिलाना है, तो बिना बूझा हुआ चूना या चौक, ठीक है। चौक जैसे क्षारकों का उपयोग कर लीजिए तो मिट्टी उदासीन बन जाएगा ताकि मिट्टी उपजाऊ बन जाए। जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है, अगर ये अम्लीय हुआ तो इसका उपाय बताएगा। अगर मिट्टी क्षारीय हो जाए तो खेत में जिप्सम अगर मिट्टी क्षारीय हो जाता है, ज़्यादातर क्षारीय ही होता है, तो जिप्सम CaSO4 × 2H2O, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिप्सम का याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ढेंचा अर्थात सेसवेनिया एक्विलेट्रा की हरी खाद का मिश्रण का उपयोग कर मिट्टी को उदासीन बना देना चाहिए ताकि मिट्टी उपजाऊ बन जाए, ठीक है। अगर अम्लीय है मिट्टी तो बिना बूझा हुआ चूना या बूझा हुआ चूना या चौक का उपयोग कर लीजिए, या अगर आपका मिट्टी क्षारीय है तो उसके लिए आपको जिप्सम और ढेंचा या हरी खाद का मिश्रण का उपयोग कर दो, और वो जब मिट्टी उदासीन बन जाएगा तो वो मिट्टी उपजाऊ बन जाएगा, ठीक है। तो समझे हम लोग किसके बारे में, हम लोग समझे कि आपके बगीचे में, मतलब हम लोग का बगीचे या खेत में मिट्टी का पीएच मतलब क्या वैल्यू है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। हमारे जो पाचन तंत्र में पीएच का जो वैल्यू है उसके बारे में समझाया गया। पीएच इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे पेट को उदर भी बोला जाता है, में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है, जिसका पीएच मान लगभग 1.4 होता है, ठीक है, जो काफ़ी अत्यधिक अम्लीय है, ठीक है। हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है का निर्माण होता है जिसका पीएच मान लगभग 1.4 होता है। यह पेट में हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है, और सड़ने से बचाता है। अपच की स्थिति में, अपच कहने का मतलब अनपच की स्थिति में पेट में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जिसके कारण पेट दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और इस प्रकार के पेट दर्द के जलन से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंटासिड जैसे क्षारकों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको बोलते हैं MgOH2, MgOH2 एंटासिड के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। जब जैसे अपच की स्थिति हुआ तो आपके पेट में ज़्यादा अम्ल आ गया, ठीक है, तो अम्ल को दूर उदासीन करने के लिए क्षार आपको मिलाना होगा, तो इसलिए इस क्षार का प्रयोग करते हैं हम लोग MgOH2 एंटासिड के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। यह एंटासिड क्षारक अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, ठीक है। एंटासिड का अर्थ है एंटी एसिड। एंटासिड का अर्थ क्या है, तो एंटी एसिड अर्थात प्रति अम्ल। यह प्रति अम्ल कहने का मतलब अम्ल का जस्ट उल्टा, मतलब अम्ल अगर जो काम करता है तो क्षार उसका उल्टा करता है, उसी प्रकार से प्रति अम्ल है, ठीक है, अर्थात एक तरह से क्षार के बारे में बोल रहा है, एंटी एसिड, ठीक है। यह मंद क्षारक होता है इसलिए शरीर पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जो एंटासिड है वो प्रति अम्ल है, अर्थात इसका जब आप उपयोग करिएगा तो आपको जो पेट में जलन है, दर्द दे रहा है तो उसको ठीक कर देगा, उसके साथ साथ हमारे शरीर पे उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कुत्ता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कुत्ते के अमाशय में अधिक सांद्रता वाला HCl बनता है
जिससे वह हड्डी को भी चबाकर पचा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग देखे होंगे कि कुत्ता हड्डी भी चबा लेता है फिर भी उसको पचा लेता है। क्यों? क्योंकि कुत्ते के जो पेट में अर्थात अमाशय में अधिक सांद्रता वाला HCl अम्ल बनता है, इसीलिए वो हड्डी को भी पचा लेता है। ठीक है, अगला है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ठीक है, अगर आपके मुंह के अंदर pH के मान में परिवर्तन हो रहा है तो उससे दंत क्षय भी हो सकता है, उसके बारे में आपको बताया गया है। जैसे बताया गया कि दांत का ऊपरी परत जिसे इनेमल कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत का ये सूत्र या कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र आप बोल सकते हैं CA3PO4 के होल 2 का बना होता है। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह भी को प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो दांत का जो ऊपरी परत है इनामेल, वो सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, जब मुंह की pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तब इनामेल का संक्षरण होने लगता है। जब हमारा मुंह का जो pH मान है वो 5.5 से कम होने लगा तो हमारा इनेमल का संक्षरण अर्थात इनेमल झरने लगता है। ठीक है, इसकी प्रारंभिक पहचान है कि दांत गर्म एवं ठंडा दोनों बर्दाश्त करने से असक्षम होने लगता है। मतलब हम लोग कैसे जानेंगे कि pH वैल्यू 5.5 से कम हो गया, इनामेल का संक्षरण हो रहा है? तो इसका पहचान ये है, जो हमारा दांत है वो ना तो ज़्यादा गर्म बर्दाश्त करेगा ना ही ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त करेगा। ठीक है, मतलब गर्म और ठंडा दोनों बर्दाश्त करने में असक्षम होने लगता है। अर्थात गर्म पानी पीने से भी दांत सलसलाता है और ठंडा पानी पीने से भी दांत सलसलाता है। ठीक है, उसके बाद दांतों का क्षय होने लगता है। उसके बाद जो है वो दांतों का क्षय होने लगता है, अर्थात दांत गिरने लगते हैं। खाना खाने के बाद मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ जो दांतों के बीच फंसे रह जाते हैं का निम्नीकरण करके अम्ल लैक्टिक अम्ल में उत्पन्न करते हैं, और यह अम्ल मुंह में pH का मान जो है वो घटा देते हैं, जिससे दांतों के इनेमल प्रभावित होने लगते हैं और दांत का क्षय होने लगता है। ठीक है, खाना खाने के बाद ब्रश करने से दांतों का क्षय बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए। खाना खाने के पहले तो करना ही चाहिए सुबह सुबह, लेकिन खाना अगर आप खा लिए हैं तो रात के खास करके खाना खाने के बाद ब्रश करके ही सोना चाहिए। इससे आपका जो दंत क्षय है वो बच सकता है, बचाव किया जा सकता है उससे। ठीक है, ब्रश करने के लिए क्षारकीय दंत मंजन या टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए ताकि अम्ल की अधिकता को उदासीन कर सके और दंत के क्षय को रोका जा सके। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानें। ठीक है, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, लगभग सभी टूथपेस्ट क्षारीय होता है। जितना भी टूथपेस्ट है वो सभी क्षारीय होते हैं। नीम, करंज एवं बबूल के दंतवन करने से दांत की रक्षा होती है। ठीक है, किसके किसके हम बात किया है? नीम, करंज और बबूल के दंतवन करने से दांत की रक्षा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पशुओं एवं पौधा द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा। उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, जैसे देखिए दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जब लाल चींटी, बिरहनी या मधुमक्खी आदि काटता है या डंक मारता है तो दर्द और जलन होती है। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि काटने या डंक मारने से वह एक प्रकार का अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होती है। यह अम्ल मेथेनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल हमारे रक्त के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जिससे दर्द एवं जलन उत्पन्न हो जाती है। बिच्छू अर्थात बिच्छू बूटी अर्थात उरकुसी के पत्तों पर डंक का नुमा बाल होते हैं। पत्तियों को छू लेने से या डंक जैसा दर्द एवं जलने होता है। ठीक है, एक बिच्छू बटी एक पत्ता होता है, उसका जो डंक नुमा बाल होता है, अगर आप उसको छू लीजिएगा तो मतलब बहुत दर्द होता है, लगता है जैसे बिच्छू काट लिया। ठीक है, डंक मार दिया, क्योंकि इनसे मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है, हमारे बॉडी में जाकर के अम्ल के साथ घुलकर वो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं जिससे हम लोग का जलन होता है। ठीक है, डंक मारे गए स्थान पर डाक पौधे के पत्ते रगड़ने से बेकिंग सोडा या अन्य किसी क्षारक से उपयोग करके आराम मिलता है। ठीक है, प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। पढ़िए, जंगलों में या पहाड़ों पर बिच्छू बूटी अर्थात उरकुसी पौधे उपजते हैं। यह एक शाकीय पादप है। ठीक है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं।
इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है, इसलिए यदि गलती से इसके पत्ते को छू लें या शरीर के किसी भी भाग में लग जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। नेटल पौधे के आसपास ही एक दूसरे प्रकार के पौधा पैदा होता है जिसे डॉक पौधा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। एक बिच्छू बूटी, एक जैसे उरकुसी पौधा उपजता है। ठीक है, उसका जो मतलब कह सकते हैं कि उसका जो पत्ता होता है वो डंक नुमा होता है और उससे मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। इसीलिए जब आप उसको छू लीजिएगा या शरीर के किसी भाग में गलती से टच हो जाता है तो दर्द होने लगता है। लेकिन इसका उपाय क्या है? तो उपाय इसका ये है कि उस पौधा के अगल बगल में ही एक और पौधा होता है जिसे नेटल पौधा, नेटल पौधा के आसपास ही एक दूसरे प्रकार के पौधा पैदा होता है जिसे डाक पौधा कहते हैं। डाक पौधा, देखिए डाक पौधा, डाक पौधा कहते हैं। डाक पौधे की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती को रगड़कर इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी इस प्रकार के जो पौधे उगते हैं और जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसी पौधे के आसपास में एक ऐसा पौधा होता है जो आपको वो उस मतलब उसको उससे रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे नेटल पौधा के आसपास ही एक डाक पौधा होता है तो उसका मतलब उसका प्रकृति जो होता है वो क्षारीय होता है और ये जो होता है अम्लीय होता है। तो अम्लीय को उदासीन कर देता है, इसलिए उसका मतलब बोला जाता है कि डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती को रगड़ कर इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जितने भी सब पॉइंट हम समझाएं आप समझे होंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना होगा ये सब चीज़ें। अगला है कि कुछ प्राकृतिक अम्ल है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक अम्ल है, जैसे प्राकृतिक स्रोत हो गया और इधर अम्ल हो गया, अर्थात मतलब कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन से अम्ल पाए जाते हैं इसके बारे में बताया गया है जो आपको याद करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सिरका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, संतरा में तो साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में तो लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। ठीक है, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। नेटल का डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। सेव में मौलिक अम्ल, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटीरिक अम्ल या ब्यूटाइनिक अम्ल। ठीक है, और एक पॉइंट है चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। वसा में एस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। प्याज में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और आंवला में भी स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना भी आज का वीडियो में और जितना भी पिछले का 3 वीडियो है वो आप अच्छा से रिवाइज करते रहिएगा। एक एक पॉइंट को आपको समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट को जो 10th का सिलेबस में है वो एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।